हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MPSE 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए जिससे कि आपको सभी वीडियोस के PDF का एक्सेस मिल सके। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और नहीं भी देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलिनेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप जानते भी हो या नहीं भी जानते हो तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब भी आपको कहीं पे कार्ल मार्क्स लिखा हुआ दिखे, ठीक है, वहाँ या फिर मार्क्सिज्म या सोशलिज्म के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कार्ल मार्क्स के रेलेवेंस में, तो आपको क्या करना है, देखो इमेजिन क्या करो, जो एक्चुअली है वो ये है कि कार्ल मार्क्स की सारी चीजें घूम फिर के एक ही चीज पे आती है, वो है क्लास वॉर यानी कि क्लास स्ट्रगल। ठीक है, मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान दो। उसके बाद आने वाले जो 2 क्वेश्चन है ये और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, दोनों आप बहुत इजीली समझ जाओगे और एग्जाम में आपको कार्ल मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई थिंक 9th या 10th क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है यानी कि जो कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद होता है, उसमें क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है ना। यानी कि जो एक कंपनी है, कंपनी का जो मालिक है वो कौन होगा, वो रिच होगा, और वहीं पे जो कंपनी में लोग काम करते हैं वो कौन है, वो वर्कर कौन है, वो लेबर कौन है, वो पुअर है। तो यहाँ पर जो रिच है यानी कंपनी का मालिक, वो एक्सप्लॉइट करता है पुअर्स को। कैसे भाई, कंपनी के मालिक को क्या चाहिए, प्रॉफिट, और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर लेबर, उनको क्या चाहिए, उनको थोड़ी सी बेटर वहाँ पे कंडीशंस चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, बेटर वेजेस होना चाहिए, बेटर भी नहीं तो फेयर वेजेस तो उनको मिलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो लंबे टाइम तक उनसे काम कराया जाता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वो नहीं होनी चाहिए, और जो थोड़ी सी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब जो वर्कर्स या लेबर्स हैं उनको ये चीज़ फील होती है कि नहीं, अब हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमसे 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, हमें प्रॉपर वेजेस भी नहीं दे रहे हैं, दिहाड़ी भी नहीं दे रहे हैं, मतलब हमारी मेहनत की कमाई नहीं दे रहे हैं, किसी को चोट लग जाए या कुछ भी हो तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो लोग क्या होते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर क्या करते हैं, कैपिटलिज्म को उठा के फेंक देते हैं और सोशलिज्म आ जाता है यानी कि पब्लिक ओनरशिप, जहाँ पे जो सारी पावर है वो पब्लिक के हाथ में रहती है। अगर आपको इतना समझ आ गया, आगे वाले 2 क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या बात करते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको कैपिटलिज्म को उठा के फेंक देना चाहिए और सोशलिज्म को स्थापित करना चाहिए जिससे कि जो पावर है वो पब्लिक के हाथ में आ जाए। ठीक है, चलो, अब ये कह रहे हैं मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलिनेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना आप पूरे आंसर में एग्जाम्पल लेके चलना। कोई एक शू फैक्ट्री है, वहाँ पे जो एक शू मेकर है, जो एक जूता बनाने का नॉर्मल एक लेबर या वर्कर है। ठीक है, पहला, एलिनेशन मीन्स फीलिंग सेपरेटेड, यानी एलिनेशन का मतलब होता है जब आप बहुत सेपरेट फील करते हो। देखो यहाँ पे अब जो भी एक इंसान है जिसका एक ही मतलब सेम ही रूटीन है डेली का, ठीक है, उन्हें सेम अपनी डेली एक टाइम पे उठ के अपना जो भी उनकी फैक्ट्री है वहाँ जाना है, पूरा दिन वही सारा गर्मी में काम करना है, एसी तो लग नहीं रहेंगे उनके लिए, और रात को फिर थके हारे घर आना है। उसमें भी अगर उनसे ज़्यादा काम करवाया जाए या फिर उनको पैसे ना दिए जाए, डिले करा जाए, उनको चोट लग जाए, उनका ट्रीटमेंट ना कराया जाए, सैलरी कट जाए, तो वो सारी टेंशन अलग होती हैं। तो जब इंसान इतने प्रेशर के साथ काम करता है ना, तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने काम से, खुद से, समाज से, औरों से, तो वो सेपरेट फील, आइसोलेट फील करने लगता है ना, एक आइसोलेशन में चला जाता है। सो पहला ये कह रहे हैं, जो ये रिच होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं एक वर्कर को कि उसकी कैसी हालत हो जाती है। पहले तो वो डिस्कनेक्ट फील करते हैं। दूसरा, नो कंट्रोल ओवर वर्क, यानी कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और जो बिग कंपनीज होती हैं, यहाँ पे वर्कर्स का कोई कंट्रोल नहीं है कि उनको क्यों, क्या, कैसे, कब काम करना है। उन्हें बस अब ऑर्डर फॉलो करना है। आज अगर किसी वर्कर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो क्या कहेगा, छुट्टी ले लूं, उससे क्या होगा, सैलरी कट जाएगी, है ना। तो उसको वहां पे काम करना ही पड़ेगा। अगर उसको आज काम मिला है कि आज उसको 1000 जो शूज हैं, उनको जो भी उनका काम है रिपेयर करने का या कलर करने का, जो भी है वो काम, उनको करना ही पड़ेगा। उनको सिर्फ यहाँ पे
ऑर्डर्स को फॉलो करना है, अपनी मर्जी को नहीं चला सकते। दूसरा, वर्क बिकम बोरिंग एंड टायरिंग। अब इससे क्या होगा, जो वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टायरिंग, बहुत वो थक जाएंगे। जिस काम में आपका मन नहीं होता ना उसमें आप थक जाते हो, है ना। तो यहाँ पे वो जो वर्कर है उसको वो काम बोझ लगने लगेगा, बर्डन बन जाएगा उसके लिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन के बाद एक वर्कर की हालत हो जाती है। अगला है नो कनेक्शन विद द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है, वो जो जूता बना रहा है, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि रॉ मटेरियल कहीं और से आया, डिज़ाइन किसी और ने फाइनल किया, ठीक है, बना उसको वो वर्कर रहा है, फिर उसको फाइनल वो कहीं और जा रहा है, फिर वो होलसेलर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर शॉप्स में, और फाइनली उसको कोई और खरीद रहा है, किसी और को गिफ्ट कर रहा है, खुद ले रहा है, पहन रहा है। तो कुल मिला के वो जूता जिसने बनाया है वो उससे बिलोंग ही नहीं करता। ऐसा तो भाई जो मजदूर हैं जो घर बनाते हैं वो घर उनसे बिलोंग करना चाहिए, बट करता है नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वर्कर मेक थिंग्स बट दे डोंट इवन देम और यूज देम, दे गो टू द कंपनी और मार्केट। वर्कर्स फील लोनली। तो इन सब में क्या होता है, एक वर्कर इतना ज़्यादा थक जाता है, वो समाज से हर चीज़ से दूर हो जाता है। यहाँ पे कोई इंसान फ्रीली काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वरना हर कोई इंसान आराम करना चाहता है। इन शॉर्ट, हमने इन 2 स्लाइड्स में पढ़ा है, और ये क्वेश्चन हल्के में मतलब पिछले साल आया है, जाके पेपर चेक करना, ठीक है, दिसंबर वाले पेपर में आया है, दिसंबर 2024 वाले में। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने एक वर्कर की कंडीशन पढ़ी है एक्सप्लॉयटेशन के बाद कैसी होती है। बस इसीलिए जो मार्क्स है वो चाहते हैं कि कैपिटलिज्म को उठा के फेंक दो। अगला है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, अभी जितनी भी सिचुएशन हमने जो भी एक वर्कर की पढ़ी है, कंडीशन वंडीशन ना, वो सबके बाद वो परेशान होकर क्या करेगा, रेवोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो अभी इसी वाली स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब वो जो वर्कर है, अब वो सारे वर्कर्स मिल जाएंगे, दे विल राइज अप, वो आवाज़ उठाएंगे और वो सिस्टम को बदल देंगे, कैपिटलिज्म को उठा के फेंक देंगे और सोशलिज्म आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रेवोल्यूशन का कॉज क्या है, क्यों जरूरत पड़ी है रेवोल्यूशन की, क्लास स्ट्रगल। क्योंकि हमारे समाज में 2 वर्ग हैं, यानी कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एक है रिच यानी कि जो ओनर्स है, एक है पुअर जो कि वर्कर्स हैं। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसकी वजह से फिर रेवोल्यूशन होता है। साथ ही कह रहे हैं जो कैपिटलिज्म है वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि जो रिच होते हैं ना वो चाहते हैं कि वो हर चीज़ कंट्रोल कर लें, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से वर्कर्स को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है तो फिर वो रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर कैपिटलिज्म को हटाते हैं, है ना। गुस्सा आ जाए तो क्या होता है, फिर 4th पॉइंट में वर्कर्स यूनाइट फॉर चेंज, तो लोग एक साथ आ जाते हैं और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, है ना। गोल इज क्लासलेस सोसाइटी। कुल मिला के यहाँ पे हमारा गोल क्या है, एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना। क्लासलेस यानी कि ऐसा समाज बनाना जहाँ पे कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ठीक है। वर्कर को गुस्सा आया, वो यूनाइट हुए, रेवोल्यूशन हुआ, अब कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, हर कोई इक्वल है, हर किसी के पास इक्वल रिसोर्सेज हैं। ये है थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली इवैल्यूएट कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास वॉर। यहाँ पे हमें इवैल्यूएट करना है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास वॉर। अभी जो पढ़ के आए हैं वही है, ठीक है। गुड पॉइंट और बैड पॉइंट, क्योंकि इवैल्यूएट करना है ना तो सही गलत बताते हैं, ठीक है। शोज इनइक्वालिटी, यानी कि अच्छी चीज़ है कि कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे इनइक्वालिटी को हाईलाइट किया है कि भाई हमारे समाज में जो रिच लोग हैं, वो जो ओनर्स हैं, वो कैसे गरीबों का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैड पॉइंट ये है दैट टू मच फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, कि रेवोल्यूशन ही क्यों, प्यार से भी तो आसानी, मतलब पीसफुल तरीके से भी तो आसानी से चेंजेस लाए जा सकते हैं। ही बिलीव्ड ओनली फाइट बिटवीन क्लासेस कैन ब्रिंग चेंज। कार्ल मार्क्स का मानना है कि नहीं, सिर्फ फाइट या रेवोल्यूशन से ही चेंज आएगा, बट मेनी चेंजेस हैपन पीसफुली थ्रू लॉज एंड रिफॉर्म्स। लेकिन लॉज लाकर और रिफॉर्म्स लाकर भी तो चेंजेस किए जा सकते हैं, है ना। अगला है गुड पॉइंट। अब एक चीज़ और अच्छी है, इंस्पायर्ड वर्कर्स मूवमेंट, यानी कि ये जो सब हो रहा है इससे वर्कर्स का तो भला हो रहा है, क्योंकि उनको एक हिम्मत, एक ताकत मिल रही है कि चलो भाई हम आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई थोड़ा हमें बेटर पे दो, हमारे भी कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, हमारी वर्किंग कंडीशन को अच्छा बनाओ, कुछ सैनिटेशन के ऊपर कुछ काम करो, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराओ, ये सारी चीज़ें। अब बैड पॉइंट क्या है, इग्नोर्ड अदर इश्यूज, यानी दुनिया भर में इतनी सारी चीज़ें हैं, जस्टिस है, पावर है, राइट्स है, जेंडर है, कास्ट है, रेस है, रिलीजन है, और दुनिया भर की चीज़ें हैं, बट कार्ल मार्क्स की
जो भी थ्योरीज हैं या जो भी चीज़ें इन्होंने कही हैं वो सिर्फ क्लास के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं, है ना। तो इन्होंने दुनिया के किसी इशू को नहीं चुना, बस एक ही इशू चुना और उसी को पूरी दुनिया का मुद्दा बना दिया, ठीक है। एक और फिर बैड पॉइंट है, नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, यानी कि जो रेवोल्यूशंस होते हैं इनके आइडिया के हिसाब से जो रेवोल्यूशन ये बता रहे हैं ना, उसमें एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनती है। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी कि वहाँ पे इक्वल सोसाइटी नहीं होगी। अब आप थोड़ा ऐसे इमेजिन करो, इंडिया के अंदर से, इंडिया से मतलब प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट शॉप, प्राइवेट बिजनेसेस और ग्रोसरी शॉप्स और मॉल्स, जो भी प्राइवेट ओन चीज़ें हैं वो सब अगर हट जाएं, सिर्फ सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी दुकान, सरकारी मंडी जहाँ से आप फल सब्जी ले रहे हो, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी बसेस में ट्रैवल कर रहे हो, तो सोचो क्या यहाँ पे इक्वालिटी होगी और यहाँ पे लाइफ कैसी होगी, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता रेवोल्यूशन से एक ऐसी जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनती है, तो वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता इतना आसान, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस लॉक्स विजन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचुरल राइट्स। यहाँ पे हम बात करेंगे जॉन लॉक जो है उनके हिसाब से एक स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, एक नेचर क्या होता है एक स्टेट का, और नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू लॉक स्टेट ऑफ नेचर, लॉक के हिसाब से जो एक नेचर है उसका स्टेट क्या, एक स्टेट है उसका नेचर कैसा होता है। पहला है पीसफुल एंड फ्री लाइफ, यानी कि एक जो स्टेट है उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे लोग फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मज़े से जी रहे हैं, सबके पास सब अपना पीस एंजॉय कर रहे हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, ऑल आर इक्वल, यानी कि सबके पास समान अधिकार है, कोई किसी से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। एवरीवन हैड द सेम राइट्स एंड नो वन वाज बोर्न विद मोर पावर देन अदर्स। अगला है गाइडेड बाय रीजन, यानी कि हर किसी के पास इतना कॉमन सेंस है कि वो सही और गलत का मतलब जानता है। नो वन शुड हार्म अदर्स, और इन दिस स्टेट जब लोगों के पास कॉमन सेंस है, पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एक स्टेट है उसका नेचर शुरू में कैसा था। यहाँ पे ना अब देखो एक कहानी चलेगी, रिलेट करने की कोशिश करना उससे। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसे हम स्टेट कह रहे हैं। वहाँ पे क्या है, लोग फ्रीली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीस है, इक्वालिटी बनी हुई है। क्या है वहाँ पे, हर किसी को सेम राइट्स मिले हुए हैं, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई किसी से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि सबके पास वहाँ पे कॉमन सेंस है, सब सही और गलत का मतलब समझते हैं, इसलिए कोई किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी की प्रॉपर्टी को, लिबर्टी को, हेल्थ को, लाइफ को नुकसान नहीं पहुँचा रहा। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी के अंदर पेशेंस नहीं होते, हर किसी का टेम्पर एक जैसा नहीं होता। अब एक होता है कि रोड पे मान लो आप जा रहे हो तो आप देखते हो लोगों की गाड़ियों की टक्कर वक्कर हो जाती है। कुछ तो होते हैं जो बातचीत से कि अच्छा भाई चलो कोई नहीं, मैं भरपाई कर देता हूँ, जो भी है हो गया। दूसरे कहते हैं नहीं भाई मेरी गलती होगी, कोई बात नहीं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे हॉकी स्टिक रख के घूमते हैं, अच्छा गाड़ी ठोक दी तो गया, है ना। ये तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी लाइफ को खतरा होता है। इसीलिए sometimes without a government it was hard to protect rights, so people created a social contract। क्योंकि जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है, जब हमारे जो राइट्स हैं उनको खतरा होता है, तब हमें सरकार की जरूरत पड़ती है और वहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। देखो क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों को ये फील हुआ ना कि नहीं हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है, तो उन सब लोगों ने किसी एक इंसान, एक सरकार, एक रूलर, एक किंग या एक इंडिविजुअल, किसी को भी एक को पावर दे दी कि भाई हम 1000-5000 लोग मिलके अपनी सारी अथॉरिटी, पावर, राइट सब कुछ तुम्हें दे रहे हैं, बदले में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना है। ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, है ना, जिसमें सोशल यानी कि समाज के सब लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक सरकार को सारी पावर दे रहे हैं कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अब तक की स्टोरी समझ आई। एक नेचर, एक स्टेट जिसका नेचर कैसा था, पीसफुल, जहाँ पे लोग मस्त इक्वल सेम राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। लेकिन जब उनकी सेफ्टी में प्रॉब्लम आई तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चलो, अब नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। अभी हमने जो कहानी पढ़ी है इसको भी अगले क्वेश्चन में हम कंटिन्यू करेंगे, तो याद रखना, ठीक है। अब लॉ के हिसाब से नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार नेचुरल है। राइट टू लिबर्टी यानी कि सब फ्रीली अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें एंड दे मेक देयर ओन चॉइसेस, ये उनका नेचुरल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकें और अपनी चीज़ों को हम सेफ रख सकें, ये हमारा अधिकार है। और ये जो भी राइट्स हैं ये हमें किसी सरकार ने नहीं दिए, किसी किंग ने नहीं दिए, किसी रूलर ने नहीं दिए, दीज आर ऑल
कम फ्रॉम द नेचर और गॉड। ये जितने भी राइट्स हैं, ये राइट्स आए हैं जो हमें भगवान ने दिए, तो ये गॉड गिफ्ट है, गॉड गिवन राइट्स है, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों बनी है? गवर्नमेंट का काम क्या है? इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दैट्स ऑल, ठीक है। यानी कि लॉग बिलीव दीज राइट्स कम फ्रॉम नेचर और गॉड, नॉट फ्रॉम एनी किंग और गवर्नमेंट, एंड इफ अ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स पीपल कैन चेंज और रिमूव इट। अभी हमने पढ़ा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो किंग या रूलर है उसको पावर किसने दिया? लोगों ने। किस लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो यहाँ पे लोगों के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो सरकार को चेंज कर दें या फिर रिमूव कर दें, हटा दें, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे ऑन जॉन लॉक व्यू ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिविल सोसाइटी। आ जाओ, अब वो वाली कहानी याद रखना जो भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो कहानी कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा इनका इंट्रो देख लेते हैं। तो जो जॉन लॉक है वो एक फेमस इंग्लिश थिंकर है जो बहुत ज़्यादा मानते थे फ्रीडम के अंदर, इक्वालिटी के अंदर और नेचुरल राइट्स के अंदर। इनका मानना था हर किसी के पास फ्रीडम, इक्वालिटी और नेचुरल राइट्स होने चाहिए। He explained how people created government through a social contract and form a civil society to protect their rights. इन्होंने बताया कि कैसे जब लोगों ने अनसेफ खुद को फील किया तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट से एक सरकार बनाई और फिर कुछ कानून बने जो कि फिर सिविल सोसाइटी के अंदर हम गिनते हैं, ठीक है। चलो अब वापस कहानी को हम शुरू करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पहला है लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर। अभी हम पढ़ते आ रहे थे ना, क्या चल रहा था? सो इन द बिगनिंग पीपल लिव्ड फ्रीली इन अ स्टेट ऑफ नेचर विदाउट एनी गवर्नमेंट। शुरू में हमने क्या पढ़ा था? कोई गवर्नमेंट नहीं थी, लोग मजे से अपनी जिंदगी जी रहे थे एकदम फ्री। अब क्या हुआ? उस नेचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, यानी कि वहाँ पे जो लोगों के नेचुरल राइट्स थे, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, वो तो लोग थोड़ा सा अनसेफ फील कर रहे थे क्योंकि कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई जज नहीं था, है ना। तो कोई भी किसी को हार्म कर सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था, तो यहाँ पे लोग सेफ फील नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने क्या किया? एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लोगों ने अपने अधिकारों को बचाने के लिए एक एग्रीमेंट किया जहाँ पे उन्होंने एक सरकार बनाई। टू प्रोटेक्ट देयर राइट पीपल मेड एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो, इससे ज़्यादा अगर आसानी से कोई समझा देना तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अगला है गवर्नमेंट गेट्स पावर फ्रॉम पीपल। कहानी वही कंटिन्यू चल रही है। लोगों को अनसेफ फील हुआ और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, सरकार बनाई, सरकार को उन्होंने अथॉरिटी दी, पावर दी, किसके लिए? हम लोगों के लिए काम करने के लिए। और अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारे पास पावर है, हम उसको चेंज कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमने उसको बनाया ही अपने फायदे के लिए, ठीक है। समझ आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? चलो अब है सिविल सोसाइटी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने सरकार बना ली, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अब उसके लिए कुछ लॉज होना बहुत जरूरी है ना। सो सिविल सोसाइटी कैसे? पीसफुल और ऑर्गेनाइज समाज है, एक पीसफुल शांतिपूर्ण समाज है जहाँ पे लोग रहते हैं कुछ कॉमन लॉज और गवर्नमेंट के साथ। अब यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है उसका काम है हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। लिबर्टी और प्रॉपर्टी है, जितने भी हमारे राइट्स हैं सबको प्रोटेक्ट करना और फेयर जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है। बेस्ड ऑन कंसेंट, कंसेंट यानी कि जो एग्रीमेंट किया था। यहाँ पे जो सरकार है ना, वो कोई पावर या फोर्स, इसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जो सरकार है वो हमें क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि भाई हमने कंसेंट यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है, हमने अपनी सारी पावर सरकार को दी है कि हमें प्रोटेक्ट करो, है ना, इसलिए वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। लॉज फॉर ऑल, ऐसे कानून बनाए जाते हैं सिविल सोसाइटी में जो सभी के लिए इक्वल हो और जो सभी के भले के लिए हो। अगर मेरे पास किसी को मारने का राइट नहीं है तो हमारे देश के किसी बहुत बड़ी ऑफिशियल, ब्यूरोक्रेट या फिर किसी सेलिब्रिटी या किसी के भी पास किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो लॉज हैं वो सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, किसी एक के ऊपर नहीं। अगला है फ्रीडम एंड सेफ्टी, यानी कि सिविल सोसाइटी गिव्स मोर फ्रीडम एंड सेफ्टी देन द स्टेट ऑफ नेचर। अब वापस शुरू में आओ, जो स्टेट ऑफ नेचर था वहाँ पे कोई लॉ नहीं था, कोई जस्टिस नहीं था, कोई किसी को बचाने वाला नहीं था, बट यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम है, सेफ्टी है, तो सिविल सोसाइटी अच्छी है, ठीक है। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो मुझे नहीं लगता हमें इसे कंक्लूड करने की ज़रूरत है, तो फिर आप इसको एक बार रीड कर लेना, मैं चलो ऊपर से बता देती हूँ। तो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो लोग चाहते हैं कि लोग फ्रीली और इक्वली अपनी लाइफ का एंजॉय करें, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो लोग हैं उनके और सरकार के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सिविल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग लॉज के साथ जीते हैं, कुछ कानून हैं जो कि सोसाइटी को पीसफुल बना के रखते हैं, उनके साथ हम जीते हैं। और यही जो जॉन लॉक है, उनके जो आइडियाज थे, ये फाउंडेशन बने, नींव बनी किसके? मॉडर्न डेमोक्रेसी के, ठीक है। चलो
क्वेश्चन 5 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन यानी कि जो किंग है, जो रूलर है, उसके पास क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ये हमें बताएंगे थॉमस हॉब्स। पहला है एब्सोल्यूट पावर। तो पहले राइट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो सॉवरेन है, जो किंग है, रूलर है, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, टोटल पावर होती है। उसके पास कानून बनाने की पावर भी होती है, कानून को बदलने की पावर भी होती है। वो आर्मी को भी कंट्रोल करेगा, वो सिक्योरिटी भी मेंटेन करेगा, पीस को भी प्रोटेक्ट करेगा, क्रिमिनल्स को भी पनिश करेगा, और रिलीजियस टीचिंग्स भी कौन देगा? किंग ही देगा। अब यहाँ पे लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। हमने मैकियावेली के प्रिंस की बात की थी ना, ऐसे यहाँ पे जो थॉमस हॉब्स का जो किंग है, रूलर है, इसके पास देखो एब्सोल्यूट पावर है। ये कोई डिसीजन ले सकता है, कोई भी मेक लॉज, ये लॉज बना भी सकता है, बदल भी सकता है। ये आर्मी को कंट्रोल करेगा, पीस को मेंटेन करेगा और क्रिमिनल्स को पनिश करेगा, और यही रिलीजन को भी डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता इनके किंग को। इन्होंने अपने किंग को इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि यहाँ पे लोगों के पास कतई कोई अधिकार नहीं है कि वो किंग को किंग से बदला ले सके, किंग के खिलाफ जा सके, या फिर किंग को हटाने के बारे में बात कर सके। लोगों को बस यहाँ क्या करना है? ओबे करना है जो भी किंग कहेगा। और क्यों? क्योंकि याद है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, पावर दे के आए हैं अभी, है ना। सो पीपल कैन नॉट रेबल और गो अगेंस्ट द सोवरेन बिकॉज दे एग्री टू ओबे व्हेन दे मेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये राइट्स हैं, ये अधिकार हैं एक सोवरेन के पास। थॉमस हॉब्स के जो सोवरेन है, जो किंग है, सारे ही अधिकार है, दुनिया में सबसे ऊपर इनको बिठा दिया, ठीक है। अब ड्यूटीज क्या है सोवरेन की? अधिकार तो दे दिए सारी। ड्यूटी है पीस और ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी इनकी मेन ड्यूटी है कि वॉर को स्टॉप करें, रोकें, वायलेंस खत्म करें और लोगों को किसी भी प्रकार के नुकसान से, हार्म से बचाएं। दूसरा, लोगों की जिंदगी बचाना, प्रोटेक्ट लाइव्स, अपने सिटीजन्स को सेफ्टी प्रोवाइड कराना। इंश्योर जस्टिस, यानी कि रूलर जो है उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो क्लियर लॉज बनाए और फेयर पनिशमेंट्स दे, ठीक है। अगला है मेंटेन यूनिटी, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए एक सोवरेन को, और लोगों को यूनाइट करने के बारे में सोचना चाहिए। यानी इन्होंने अपने किंग को जितने भी जो अधिकार दिए हैं वो सब लोगों के भले के लिए दिए हैं, लोगों के लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए, उनको जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, वॉर वगैरह से दूर रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनको राइट्स मिले और ये इनकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। अगली है एक्ट फॉर द पब्लिक गुड, यानी वही वाली चीज़ कि इतनी जो इनको पावर मिली है वो सिर्फ सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनाने के लिए, सोसाइटी को स्टेबल बनाने के लिए और सिक्योर करने के लिए इनको इतनी पावर मिली है, ठीक है। कंक्लूजन एक बार पढ़ लेना, अभी जो हमने पढ़ा है वही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हॉब्स के हिसाब से जो सोवरेन है वो ग्रेटेस्ट पावर है, वो ग्रेट पावर है, लेकिन उनको अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए पीस को मेंटेन करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन रिटर्न लोगों को उनको अभी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो लोगों ने ही उनको पावर दी थी। और अगर एक मजबूत रूलर नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होगा, तो जो लोगों की लाइफ है बहुत खराब हो जाएगी, है ना, बहुत नेस्टी, ब्रिटिश और बहुत शॉर्ट हो जाएगी, छोटे हो जाएगी, ठीक है। आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे ना लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन हीगल्स व्यूज ऑन सिविल सोसाइटी। अब हम पढ़ के आए थे जॉन लॉक की सिविल सोसाइटी, अब पढ़ो हीगल्स की सिविल सोसाइटी, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, हीगल के हिसाब से जो सिविल सोसाइटी है पार्ट ऑफ अ स्टेट, वो राज्य का ही एक पार्ट है, वो सेपरेट नहीं है। हमारा परिवार, हमारी फैमिली और सरकार, इसके बीच में आप जो देख रहे हो ना, ये सब सिविल सोसाइटी है। सो हीगल बिलीव सिविल सोसाइटी इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द स्टेट बट वन पार्ट ऑफ इट बिटवीन द फैमिली एंड द गवर्नमेंट, प्लेस फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। सिविल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग फ्रीली एंजॉय करते हैं अपने इंटरेस्ट को, अपने बिजनेसेस करते हैं और अपनी जॉब्स को चूज करते हैं। इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि सिविल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखते हो मार्केट्स, ट्रेड, लोग काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे, उठ रहे, जाग रहे हैं, जो भी है यहाँ पे, लेकिन लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब आपको, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो तो देखो, एक दिन में ना आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है। आपको अपने पहले तो घर वालों से बात करनी पड़ती है, आप सब्जी लेने जा रहे हो उनसे, आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो उनसे, ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो उनसे, कोई डिलीवरी आई है आपके घर पे, है ना, कुछ आपने कुरियर वगैरह मंगाया है उससे, या कोई कॉल आ गई उससे, तो आपको बात करनी ही पड़ेगी। तो सिविल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग फ्रीली एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, बिजनेस वगैरह करते हैं, जहाँ पे आप मार्केट, ट्रेड, वर्क इन सबको देखते हो और लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। अगला है हेल्प सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब भी समाज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पॉवर्टी या इनइक्वालिटी, तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी और स्टेट मिलकर काम करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं।
अगला है नीड फॉर रूल्स एंड जस्टिस। हीगल कहते हैं कि सिविल सोसाइटी के अंदर लॉज, पुलिस और कोर्ट्स आते हैं जो कि लोगों की जो फ्रीडम है उसको इंश्योर करते हैं और केओस वाली जितनी सिचुएशन है उन सब से बचा के रखते हैं, है ना। भाई कितना ही पावरफुल इंसान हो, कहीं ना कहीं एक कोने में कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, उनका डर तो रहता ही है ना। तो कंक्लूड कर देते हैं। सो फॉर हीगल, सिविल सोसाइटी इज वेयर पीपल लिव फ्रीली, दे वर्क फ्रीली एंड दे कोऑपरेट, बट इट ऑल्सो नीड रूल्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट टू स्टे फेयर एंड पीसफुल। हीगल के हिसाब से जो सिविल सोसाइटी है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मजे से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स और लॉस की भी जरूरत है, ठीक है, जिससे लोग शांतिपूर्ण जिंदगी बिताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जामिन इमानुएल कैंट्स कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैंट के हिसाब से यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट का कंसेप्ट क्या है। पहला है एवरीवन हैज इक्वल फ्रीडम, यानी कैंट का ये मानना है दैट एवरी पर्सन हैज द सेम राइट टू फ्रीडम। हर व्यक्ति के पास समान अधिकार है, हर व्यक्ति जो है वो सेम तरीके से ही आजाद है ना। कोई किसी से ज्यादा जरूरी नहीं है। नो वन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, सबके पास सेम फ्रीडम है। दूसरा, यूनिवर्सल लॉ क्या है, ये कह रहे हैं डू ओनली व्हाट कैन बी अ यूनिवर्सल लॉ, यानी कि आप ऐसे एक्शंस लो जो आप चाहते हो कि सामने वाला भी ले। यानी कि अगर आप किसी को गाली दोगे तो सामने से अपनी तारीफ बिल्कुल मत उससे एक्सपेक्ट करो, गाली ही एक्सपेक्ट करो। अगर आप किसी से बहुत प्रेम भाव रखोगे, अच्छे से बात करोगे, तो वो भी आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। जैसे यहाँ पे चलो इंसानों की तो बातें छोड़ो, अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की भी बात करें, आप अगर किसी डॉग को हिट करते हो या कुछ भी परेशान करते हो, पत्थर फेंकते हो, तो वो आपके ऊपर भौंकेगा भी, काटेगा भी, आपके पीछे भी पड़ेगा। अगर आप उसको जाके कोई बिस्किट दे रहे हो या कोई ऐसे मतलब नॉर्मल आप उसको नहीं भी परेशान कर रहे हो, तो फिर वो आपको भी हार्म नहीं करेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, गिव एंड टेक वाला। सो यू शुड एक्ट ओनली इन अ वे that you think everyone else should also act. This is called the universal law. ठीक है, चलो अगला है रिस्पेक्ट अदर्स राइट, यानी कि यहाँ पे ये बात करते हैं कि आप अपनी जिंदगी अगर मजे से जी रहे हो, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, तो सामने वाले को भी करो। यानी आपके पास आज़ादी है बट इतनी भी नहीं है कि आप सामने वाले का मर्डर कर दो, है ना। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप सामने वाले के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करो। यू मस्ट यूज योर फ्रीडम इन अ वे, अपनी फ्रीडम को इस तरीके से यूज करो that doesn't take away the freedom of others, कि आप किसी और की फ्रीडम को उससे दूर ना कर दो, ठीक है। राइट्स आर बेस्ड ऑन रीजन, यानी कि ये कह रहे हैं जो राइट्स है ना वो किसी पावर या रिलीजन की वजह से आपको नहीं मिले हैं, लॉजिक और थिंकिंग की वजह से मिले हैं। हर व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, कम या ज़्यादा वो अलग चीज़ है, लेकिन हर किसी के पास सोचने समझने की शक्ति और ताकत होती है, इसीलिए सबको राइट्स मिले हैं, किसी रीजन की वजह से ही मिले हैं। लॉज मस्ट बी फेयर फॉर ऑल, यानी कि कैंट का मानना है कि जो लॉज है वो फेयर होने चाहिए और लॉज ऐसे होने चाहिए जिसमें आप सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हो। कैंट बिलीव दैट लॉ शुड ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। कोई स्पेशल राइट नहीं मिलेगा, कोई रिच है, कोई स्ट्रांग है, कोई पावरफुल पीपल है, नहीं, सबको सबके लिए एक ही लॉ है, वही अप्लाई हो रहा है, सबको वही फॉलो करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, असेस इमानुएल कैंट व्यू ऑफ परपेचुअल पीस। अब परपेचुअल पीस क्या होता है, यानी कि नेवर एंडिंग वाला पीस, जो शांति खत्म ही ना हो, ठीक है। चलो अगला है, देखो परपेचुअल पीस क्या होता है, नो सीक्रेट वॉर्स, यानी कि चाहते हैं कि ऐसी शांति रहे जो कभी खत्म ही ना हो। उसके लिए सबसे पहले जो सीक्रेट वॉर्स होती हैं, यानी कि जो ऐसे देश हैं जो सीक्रेटली प्लान करते रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हमेशा प्लानिंग में लगा रहता है कि कैसे इंडिया को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसी जो भी कंट्रीज हैं जो ऐसे सीक्रेट प्लान्स करती रहती हैं वॉर को लेकर, वो बंद कर दो और पूरी ऑनेस्टी के साथ पीस को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो, तभी हमेशा वाली शांति मिलेगी। दूसरा, रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज। अभी हम क्या बात कर रहे थे, दूसरों के राइट्स को, फ्रीडम को रिस्पेक्ट करो, यहाँ पे हम कह रहे हैं दूसरी कंट्रीज को रिस्पेक्ट करो। यानी कि एक देश को दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इस तरीके से अपने देश में मस्त रहे कि सामने वाला भी अपने देश में मस्त रहे, वरना तुम खुद उसके ऊपर कब्जा करने के लिए खुद भी दुखी और वो भी दुखी। सो वन कंट्री शुड नॉट टेक ओवर अ कंट्रोल अनदर कंट्री, ऑल नेशंस मस्ट बी फ्री एंड इक्वल। स्टैंडिंग आर्मी शुड एंड, ये कह रहे हैं कि जो परमानेंट आर्मीज होती है उनकी वजह से वॉर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंट का मानना है कि जो कंट्रीज हैं उनको जो परमानेंट आर्मीज है इनको हटा देना चाहिए अगर आप हमेशा के लिए पीस चाहते हो तो, वरना आपके पास आर्मी है, सामने वाला भी अपनी आर्मी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपके पास वेपन है, फिर वो भी वेपन बढ़ाने की कोशिश करेगा, फिर कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे एक वॉर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है।
फॉलो रूल्स एंड एग्रीमेंट्स, यानी कि जो कंट्रीज है उनको इंटरनेशनल लॉज और प्रोमिसेस या ट्रीटीज वगैरह करनी चाहिए जिससे कि वो शांतिपूर्ण कॉपरेट करें, एक साथ काम करें और आगे बढ़े और वॉर वगैरह में ना जाए, जिससे आप पीस को अटेन कर सको। अगला है वर्ल्ड सिटीजनशिप, यानी कि लोग कोई एलियन नहीं है ना, तो कोई किसी भी देश से आ रहा है तो उसको इक्वली ट्रीट करो और रिस्पेक्ट करो। इंडिया से अगर कोई कनाडा जा रहा है तो कनाडा में ये नहीं आप कैनेडियंस को ऊपर रख रहे हो और जो इंडिया के लोग हैं उनको कम रिस्पेक्ट दे रहे हो या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कोई एलियन नहीं है, ऑल ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ अ वन ग्लोबल कम्युनिटी, सब इसी अर्थ के ही हैं प्राणी, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट व्हेन दे ट्रैवल, ठीक है। अगला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, क्योंकि इसके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों ने सरकार बनाई है तो यहाँ पे लोगों की आवाज़ को सुना जाता है, तो यहाँ पे पीस बना रहता है, क्योंकि लोग तो क्यों ही वॉर को चाहेंगे, ठीक है। अगला है फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट, यानी कि कैंट इमेजिन करते हैं कि ऐसा ग्रुप जहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, ग्लोबल फ्रेंडशिप, यानी कि अब बात करें एग्जांपल ले लो, यूनाइटेड नेशंस है, आसियान है, सार्क है, बिम्स्टेक है, यूरोपियन यूनियन है, या ये जितनी भी एसोसिएशंस वगैरह बनी, ये इसलिए तो बनी है ताकि ग्लोबल फ्रेंडशिप बढ़े और एक साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाए, है ना। सो कंक्लूड करते हैं इसको। कैंट का मानना है कि अगर हमें लास्टिंग पीस, अगर बहुत लंबे वाला पीस चाहिए तो उसके लिए हमें लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, फ्रीडम को प्रमोट करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को लेके आना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, तभी आप हमेशा वाली शांति पा पाओगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन जेरेमी बेंथम पॉलिटिकल फिलॉसफी। जेरेमी बेंथम की क्या है पॉलिटिकल फिलॉसफी, चलो देखते हैं। तो ये है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि जेरेमी बेंथम इज अ फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब ये क्या है? बेंथम बिलीव दैट the best action or law is the one that gives the most happiness to the most people। देखो इस पूरे में हम बात करने वाला है लोगों की खुशी के बारे में। तो बेंथम का जो ये कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म वाला, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप ऐसे एक्शन और लॉ बनाते हो, ऐसे एक्शन लेते हो जिससे जो लोग हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। यानी सरकार बोल दे कि भाई आज से हर महीने बच्चा या बूढ़ा हर किसी के अकाउंट में हम महीने के 1 लाख रुपए डालेंगे, ठीक है। बहुत इम्पॉसिबल बात करी है मैंने, मुझे पता है, लेकिन लोग तो खुश है ना यहाँ पे, ठीक है। अगला है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, यानी कि ही सेड वी शुड ऑलवेज आस्क विल दिस मेक पीपल हैप्पी, इफ द आंसर इज यस देन इट इज गुड, इफ द आंसर इज नो देन देयर इज नीड फॉर चेंज। यानी कि ये कह रहे हैं कि सरकार कोई अगर पॉलिसी बना रही है तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस पॉलिसी से क्या लोग खुश होंगे, अगर सही तो ये पॉलिसी बनाओ, अगर नहीं तो इसको बदल दो। लॉज शुड बी यूजफुल। बेंथम के लिए जो लॉज हैं मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन ट्रेडिशन और रिलीजन। बेंथम के लिए जो लॉज हैं वो ट्रेडिशन या रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं, ये लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, वेलबींग के लिए बनाए जाते हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि बेंथम सपोर्ट करते हैं इक्वल राइट्स को और ये चाहते हैं कि जो लॉज हैं वो इस तरीके से बने जहाँ पे सबको आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर। सपोर्ट फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि बेंथम चाहते हैं कि जो बैड प्रिजन्स है, काला पानी वाली सजा, ऐसा कुछ टाइप के जो बैड प्रिजन्स है, अनफेयर लॉज हैं, पुअर एजुकेशन है, इन सब में रिफॉर्म किया जाए और उनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। चलो कंक्लूड करते हैं। सो जेरेमी बेंथम्स पॉलिटिकल आइडिया फोकस्ड ऑन हैप्पीनेस, फेयरनेस, यूजफुलनेस, ठीक है। यहाँ पे हैप्पीनेस की बात हो रही है। इनका मानना है कि गवर्नमेंट को ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिससे लोगों का भला हो, ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिससे लोगों की लाइफ अच्छी बने और लोग खुश रहें, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिन एडमंड बुक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजनशिप की क्या कंसेप्ट लेके आए हैं, क्या भला है, देखते हैं। पहला ये कह रहे हैं सिटीजन्स मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, यानी बुक बिलीव दैट गुड सिटीजन मस्ट बी ऑनेस्ट, मॉरल एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ लॉज एंड ट्रेडिशन। यानी कि अच्छा नागरिक वो है जो ऑनेस्ट है, जो अपने कंट्री को रिस्पेक्ट करता है, जो मॉरल है और लॉज और ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। दूसरा रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस, यानी कि अच्छा नागरिक वो है जो अपनी देश की हिस्ट्री को, कल्चर को, वैल्यूज़ को बहुत रिस्पेक्ट देता है। हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे जो भी मतलब जैसे महाराणा प्रताप रहे हैं या जाट सूरजमल रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब जो भी बहुत लंबी गिनती है ये जितने भगत सिंह रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हमें उन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो इनको रिस्पेक्ट नहीं करते ना, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप अच्छे नागरिक नहीं हो, ये देश आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए अपनी ट्रेडिशन को, हिस्ट्री, कल्चर, वैल्यूज़ को। यही चाहते हैं बस वर्क।
अगला है स्लो एंड केयरफुल चेंज। ये सडन चेंज नहीं चाहते, ग्रेजुअल चेंज नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि रेवोल्यूशन ना हो, अगर कोई चेंज आए तो वो स्लोली आए, ग्रेजुअली नहीं। तो सिटीजन जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए पीसफुल चेंज के लिए, है ना, एकदम वॉयलेंट एक्शंस नहीं लेने चाहिए, ना ही उनको सपोर्ट करना चाहिए। सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट वर्क टुगेदर, यानी कि एक जो गुड डेमोक्रेसी होती है, एक जो अच्छा लोकतंत्र होता है, वो होता है जहाँ पे जो सिटीजन और लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगला है सिटीजन्स प्रोटेक्ट फ्रीडम। वही वाली चीज़ आ गई, आपको खुद की फ्रीडम एंजॉय करनी है तो सामने वाले की फ्रीडम को भी उसको भी एंजॉय करने दो, उसको हर्ट नहीं करो, है ना। सो ही सेड रियल फ्रीडम कम्स व्हेन सिटीजन फॉलो लॉ। तो रियल फ्रीडम आती है जब आप लॉ को फॉलो करते हो, दूसरों के राइट्स को, खुद के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हो और कॉमन गुड के बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने भले के लिए नहीं, सिर्फ समाज के भले के लिए सोचते हो। ठीक है, कंक्लूजन देख लेना, जो पढ़ा है वही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जामिन J.S. Mill's जस्टिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल राइट। चलो देखते हैं। पहले, फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। J.S. Mill का मानना है कि हर व्यक्ति के पास फ्रीडम होनी चाहिए सोचने की, बोलने की और एक्शन लेने की, लेकिन वो फ्रीडम तब तक होनी चाहिए जब तक आपके जो एक्शन है वो किसी और को हार्म ना पहुंचा रहा है। यानी कि जैसे इंडिया के अंदर आपके पास फंडामेंटल राइट है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है जिससे दूसरे लोगों को नुकसान हो। मान लो आप एक स्टेज पे खड़े होकर किसी दूसरे रिलीजन को गाली दे रहे हो या लोगों को कुछ भला बुरा कह रहे हो, तो उससे आप लोगों को हर्ट कर रहे हो, तो ये एक ऑफेंस है। ठीक है, तो हर किसी को इतनी फ्रीडम मिले जितना कि वो किसी दूसरे को हर्ट ना करे। दूसरा, हार्म प्रिंसिपल, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तब तक लोगों को नहीं रोकना चाहिए जब तक उनके एक्शन बहुत गलत नहीं है, बट जब लोगों के एक्शन बहुत गलत है, जब जो सरकार है उनको रोकना चाहिए। फ्रीडम हेल्प सोसाइटी ग्रो। When people are free to share ideas and try new things, it helps society become smarter and better. जब लोगों के पास फ्रीडम होती है कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, सोसाइटी और ज़्यादा बेटर होती है और ज़्यादा स्मार्टर होती है। ठीक है, चलो अगला है रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि J.S. Mill सपोर्ट करते हैं कि अगर किसी का ओपिनियन गलत भी कोई बता रहा है ना, तो उसको तुम सुन लो, बट तुम बाद में उसको करेक्ट कर दो। अगर किसी को हिस्ट्री नहीं पता ना, तो उसको हंसो नहीं, उसको बताओ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है ना। इनका मानना है, मिल सेड, इवन इफ समवन्स ओपिनियन इज रॉन्ग वी शुड स्टिल लेट देम स्पीक, इट हेल्प्स पीपल लर्न एंड डिस्कवर द ट्रुथ। तो उनको फिर सच्चाई का पता चल जाएगा, है ना। अगला है इंडिविजुअल राइट प्रोटेक्ट एवरीवन, यानी कि बाय गिविंग एवरीवन राइट एंड फ्रीडम, अगर आप सबको आज़ादी और अधिकार दे देते हो तो कोई भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बनता है, क्योंकि सब फिर सेफ फील करेंगे, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन है, J.S. Mill स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की फ्रीडम और राइट को, लेकिन इक्वल जो फ्रीडम है, राइट है, वो लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमारी मेंबरशिप, जो कि बहुत ही रीजनेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। वीडियो को शेयर करना और अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडीऑटिक, और जब आपका एग्जाम हो जाए तब इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि कैसा हुआ। ठीक है।